स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका अलका सरावगी द्वारा लिखी कहानी बहुत दूर है आसमान। उसकी आंखें अचानक खुल गई। चेतना लौटते ही उसे अपने मन पर पड़े बोझ का एहसास हुआ। उसने देखा कि बाहर अभी तक घुप अंधेरा था। एक आध कौवा बीच बीच में जरूर बोल पड़ता था। एक बार मन हुआ कि बत्ती जलाकर समय देखे, पर फिर वह एक लंबी सांस लेकर करवट बदलकर दीवार को देखने लगी। क्या फर्क पड़ता है कितने भी बजे हों, बल्कि उसे लगा कि यदि अभी 1 या 2 ही बजे होंगे तो यह सोचकर कि वह कितना कम सोई है, कल सारे दिन सुस्ती छाई रहेगी। शरीर एकदम इस तरह टूट रहा था जैसे बुखार हो, और उसके अंदर ऐसा खालीपन और उदासी थी कि वह छटपटाकर ऐसा कोई विषय ढूंढने लगी जिस पर वह सोच सके। उसने सोचा कि एक किताब लेकर लेटे लेटे उसे पढ़ने लगे और अपने को भूल जाए। वैसे भी अगले दिन कॉलेज में एक नए कवि को पढ़ाना था और थोड़ा देख लेने पर पढ़ाने में सुविधा होती, पर उसने यह ख्याल भी दिमाग से निकाल दिया क्योंकि शरीर और मन दोनों कहाँ मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार वह हार कर उठ बैठी और तकिए को गोद में रखकर उस पर कोहनियां टिकाकर बगल के मकान में जलती हुई बत्ती की रोशनी में गौर से अपने और निखिल के बीच सोती गुल्लू का चेहरा देखती रही। पिछले रविवार को उसने जब निखिल से कहा कि वह गुल्लू को अपने पास सुलाना चाहती है, तो निखिल चुपचाप उसका मुंह देखता रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गई थी और वह कुछ कहते कहते रह गया। वह भी उससे बचने के लिए जल्दी जल्दी बिस्तर लगाने लगी थी और उसने गुल्लू का छोटा तकिया दोनों बड़े तकियों के बीच लगा दिया था। वे दोनों इतने चुप थे कि खुद भी चुप होकर सो गई थी। उसने बात शुरू करने के लिए कई बार कहा, मम्मी आज मेरे पेट में दर्द नहीं है, तो भी वह मुझे मालूम है कहकर फिर चुप हो गई थी। पहले जब कभी गुल्लू पेट दर्द का बहाना कर उनके पास सोने की जिद करती या निखिल का ही उसे अपने पास सुलाने का मन हो जाता, तो वह बिल्कुल मना कर देती। सवाल ही नहीं उठता। एक दिन सुलाने से वह रोज कहेगी। बच्चों की आदत बिगाड़ने में एक दिन लगता है और सुधारने में महीनों। निखिल चिढ़ गया था। तुमने क्या मुझे अपने कॉलेज का स्टूडेंट समझ रखा है? मुझे तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं, जो मन में आए वह करो। उसे लगा कि निखिल शायद पिछले महीने इसी बात पर हुई झगड़े की उसे याद दिलाते दिलाते रह गया था। वह खुद गुल्लू को पास में सुलाने की अपनी इच्छा बताने में झिझक रही थी, पर दरअसल रात को नींद टूटने पर इन दिनों उसके अंदर ऐसी घबराहट और धुकधुकी होती थी कि वह गुल्लू को अपने पास निश्चिंत होकर सोते देखकर ही कम होती थी। वह यह बात निखिल को बताना भी चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि निखिल तिल का ताड़ बनाने के लिए उसका मजाक बनाएगा, या हो सकता है कि वह खुद भी और परेशान ही हो जाता। दिन में सोचने पर तो उसे लगता कि वह एक मामूली सी बात पर जरूरत से ज्यादा घबरा रही है, पर रात जैसे उसे बदल डालती थी। अनजाने डर, दबाई हुई आशंकाएं, तरह तरह के संदेह सब एक साथ उसके ऊपर चढ़कर उसका दम घोटने लगते। एक विराट भय उसे सुन कर जाता। उसे लगता कि किसी तरह सुबह हो जाए। रात को नींद खुलने पर उसके दिमाग में एक ही बात घूम घूम कर बजती रहती, आखिर कौन है वह नीच जो इतना गंदा इरादा रखता है? कोई तो है जो हमारे आसपास ही मौजूद है, पर हम उसे नहीं पहचानते। एक 8 साल की बच्ची के लिए इतनी गंदी गंदी बातें हमारे ही घर के बाहर लिखने की किसकी हिम्मत हो सकती है? पिछले रविवार को खाने पीने के बाद उसने अपनी बहन से विदा लेकर जैसे ही फ्लैट में घुसकर दरवाजा बंद किया कि वापस एक साथ लगातार दरवाजे की घंटी बज उठी। कुछ आश्चर्य से उसने दरवाजा खोलकर अपनी बहन से पूछा, क्या हुआ? कुछ भूल गई क्या?
उसकी बहन उसे कुछ अजीब निगाहों से देखती रही। तुमको सिर्फ किताबों में ही लिखा हुआ दिखता है क्या? और कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं दिखता? वह भौचक्की होकर अपनी बहन को देखती रही। क्या हुआ? क्या नहीं दिखता? उसकी बहन ने बिना कुछ कहे उसे लिफ्ट के पास दीवार पर कहीं हिंदी और कहीं अंग्रेजी में लिखे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखे वाक्य दिखाए। वह चुपचाप जाकर निखिल को बुला लाई। निखिल ने पढ़ते ही जेब से अपनी गाड़ी की चाबी का कड़ा निकाला, जिसमें एक छोटा चाकू भी था। उसने चाकू खोलकर उन अक्षरों को दीवार के रंग और पलस्तर सहित खुरच खुरच कर जल्दी से उतार दिया। फिर दोनों घर में आकर चुपचाप सोफे पर कुछ देर बिना कुछ बोले बैठे रहे। अचानक निखिल ने उसकी तरफ देखकर तीखी आवाज में घबराते हुए कहा, गुल्लू कहाँ है? कहाँ है गुल्लू? वह घबराहट के मारे कुछ सोच और बोल ही नहीं सकी। तुमको कुछ पता भी रहता है कि गुल्लू कहाँ रहती है? निखिल ने त्योरियां चढ़ाकर गुस्से से कहा था। यह सुनकर वह तमक उठी, पर उसकी घबराहट ने क्रोध को दबा दिया। नीचे गई है झूला झूलने। मुझे नहीं पता रहता तो क्या तुम्हें पता रहता है गुल्लू के बारे में? इतना जोड़े बिना वह नहीं रह सकती थी। निखिल बिना कुछ बोले तुरंत चप्पल पहनकर लिफ्ट का इंतजार किए बगैर ही सीढ़ियों से नीचे उतर गया था। वह वहीं बैठी बैठी दरवाजे की तरफ देखती रही। अखबारों में पड़ी हुई कई घटनाएं उसे याद आ गई। अब तक वह इन घटनाओं को सनसनी पैदा करने के लिए गढ़ी हुई खबरों से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी, पर अब किस तरह ये खबरें अखबारों और टीवी से निकलकर उनके अपने दरवाजे तक पहुंच गई थी। न जाने कहां से उसे निखिल की चाची की कब की बताई हुई बात याद आई। हमारी बिल्डिंग में चौथी मंजिल पर एक 10 साल की लड़की को किसी ने छेड़ दिया। उसके माँ बाप तो बेहाल हो गए हैं। हमारे यहाँ तो बहुत आना जाना है, वरना ऐसी बात कोई किसी को बता भी तो नहीं सकता। शायद उस समय गुल्लू 1-2 साल की थी और तब उसने चाची की बात पर बहुत ध्यान भी नहीं दिया था। वह धड़कते हुए दिल से सोचती रही, कौन हो सकता है यह बदमाश? इतनी बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, कितने नौकर ड्राइवर दरबान हैं, कौन कर सकता है यह काम? लिखावट तो किसी कम पढ़े लिखे आदमी की ही लगती है, कैसे पता चले कि किसका काम है? सोचते सोचते उसका दिमाग भटक कर अपने बारे में सोचने लगा। लो बैठे बिठाए एक नई मुसीबत आ गई। अब सबको एक मौका मिल जाएगा यह कहने के लिए कि मेरे कॉलेज जाने से घर में कितनी असुविधा होती है। दीदी ने उस दिन कैसे कहा था, तुम्हें किताबों के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। उफ, कितना कठिन है जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना। फिर उसे लगा कि ऐसे मौके पर भी वह अपने बारे में ही सोच रही है। अचानक उसे दाढ़ी वाले नाटे लिफ्टमैन की याद आई। हो न हो यह काम उसी बदमाश का है। शक्ल सूरत तो एकदम गुंडे जैसी ही है। मुझे तो शुरू से ही वह आदमी ठीक नहीं लगता। उससे मेरा झगड़ा भी तो हो गया एक दिन। निखिल तो जानता ही नहीं उस झगड़े के बारे में। मैंने उसे बताया नहीं था। वह लिफ्टमैन है भी बड़े गर्म मिजाज का। कभी अंडे वाले से, कभी दूध वाले से, किसी न किसी से उलझता ही रहता है। हर समय हड़बड़ी मचाता रहता है। कैसे उस दिन 5वीं मंजिल वाले बच्चे को लिफ्ट में घुसते समय लिफ्ट का दरवाजा दे मारा। बेचारा बिलबिला गया दर्द से। मैंने डांटा तो कहने लगा, ज्यादा बोलिए मत, उतर जाइए लिफ्ट से। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उसकी कॉलर पकड़कर उसे जोर से लिफ्ट के दरवाजे से ही भिड़ा दिया। क्या पता वह मुझसे बदला लेने की फिराक में हो। सोचते सोचते उसे पक्का यकीन हो चला कि यह काम उस दाढ़ी वाले लिफ्टमैन के सिवाय और किसी का हो ही नहीं सकता। निखिल उछलती कूदती गुल्लू को लेकर लौटा तो उसके दिल में चैन आया। मम्मी देखो ना, पापा ने मुझे झूले से उतार दिया। कहते हैं कि मम्मी को तुमसे बहुत जरूरी काम है। झूठ बोल रहे हैं ना पापा? बोलो ना मम्मी। गुल्लू दरवाजे पर खड़ी ही चिल्ला रही थी। हाँ, मैंने ही बुलाया था, अंदर आ, उसने गला साफ करते हुए कहा।
शायद उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि गुल्लू अपने जूते उतारकर चुपचाप उसके पास आ खड़ी हुई। मैंने इसलिए बुलाया है कि वह कुछ बहाना सोच ही नहीं पा रही थी। निखिल ने उसकी मदद के लिए जोड़ा। इसलिए कि मम्मी तुमको टीवी पर एक अच्छी फिल्म दिखाना चाहती है। गुल्लू ने इस असंभव सी बात पर हैरत से उसकी तरफ देखा था कि वह आज उसे टीवी कैसे देखने दे रही है। वह शायद भांप भी रही थी कि दाल में कुछ काला है, पर टीवी के लालच में कुछ न बोलकर वह टीवी चलाकर उसके सामने जम गई थी। कमरे में आते ही उसने निखिल से फुसफुसाकर कहा, मुझे पता है यह सब किसने लिखा है। यह काम उस दाढ़ी वाले लिफ्टमैन का है। निखिल ने चौंक कर कहा, कैसे पता चला? सिक्स्थ सेंस। मेरा सिक्स्थ सेंस कभी गलत नहीं निकलता। और मालूम है, उस दाढ़ी वाले से पिछले महीने मेरी लड़ाई भी हुई थी। उसने न चाहते हुए भी लड़ाई वाली बात कह डाली। निखिल बेतरह चिड़चिड़ा गया। क्या लॉजिक है? भगवान जाने तुम कैसे कॉलेज में पढ़ाती होगी। सिक्स्थ सेंस? तुमको पता होना चाहिए कि वह लिफ्टमैन 10 दिन से छुट्टी पर गया हुआ है। गांव गया है अपनी बहन की शादी करने। अभी गुल्लू को लाते समय मैंने मालूम किया है, यह लिखा हुआ 10 दिन पहले का नहीं हो सकता। इतने दिनों में इसे कोई न कोई पढ़ ही लेता। सिक्स्थ सेंस। लड़ाई हुई थी मेरी उससे। अरे किससे नहीं होती तुम्हारी लड़ाई? बड़बड़ाता हुआ निखिल गुल्लू के पास जाकर उसके साथ टीवी देखने लगा था। वह अपना गुस्सा दबाकर फिर सोचने लगी, कौन हो सकता है? किसकी दुश्मनी हो सकती है हम लोगों से? कहीं यह सामने फ्लैट वाला गुजराती तो नहीं? पिछली दिवाली पर उसने मेरी बनाई हुई रंगोली पटाखे चलाकर खराब कर दी थी। तब से हम लोगों की बातचीत बंद है। पर उसकी लड़की तो गुल्लू के बराबर की उम्र की है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? पर किसी का क्या भरोसा? कर भी सकता है। अपराधियों के चेहरे पर लिखा थोड़े होता है। गुल्लू को अब सामने तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। निखिल टीवी में मन नहीं लगा पाया। वह आकर कमरे के दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे ऐसे देख रहा था जैसे सोच रहा हो कि कुछ बोले या न बोले। उसने निखिल की तरफ प्रश्नवाचक निगाह से देखा। निखिल ने वहीं खड़े खड़े कहना शुरू किया, देखो हमारे झगड़ने से क्या फायदा? परेशान तो हम लोग दोनों ही हैं। पर तुम खुद सोचो, गुल्लू घंटों नीचे खेलती रहती है। तुमको माँ ने उस दिन कहा कि इतनी देर तक उसका घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, तो तुम बिदक गई। माँ अब पहले वाला जमाना है क्या? लड़कियों को तो आपके हिसाब से घर में ही खेलना चाहिए, चाहे उनके दूध के दांत भी न टूटे हों। अब यह कैसे चल सकता है? यही कहा था ना तुमने। अरे भाई, तुम खुद सोचो। माँ अपने अनुभव से ही तो बोल रही होंगी। देख लिया ना। अब हिम्मत हो तो भेजकर दिखाओ उसे नीचे खेलने। उसने थक कर आंखें बंद कर ली। वह अच्छी तरह जानती थी कि उस दिन निखिल भी उसकी बात से सहमत था और वह कभी नहीं चाह सकता था कि वह गुल्लू को घर में बंद रखे। आज भले ही वह परेशान होकर अपनी माँ के अनुभवीपन की वकालत कर रहा था, उसे खुद भी लग रहा था कि माँ उस दिन ठीक कह रही थी। पर आह, क्या यही जिंदगी है लड़कियों की? क्या मेरी गुल्लू बचपन में भी अपनी मर्जी से खेल कूद नहीं सकती? क्या लड़कियों को इतना भी अधिकार नहीं? गुल्लू कितनी ऊंची ऊंची पेंगे लेती है झूले पर, दीवार पर चढ़कर बिना डरे दौड़ती है। उसकी बराबर की उम्र के लड़के तो घुग्गू हैं उसके सामने। कितना जीवन है उसमें। तो क्या मैं यह मान लूं कि लड़कियों को बचपन से ही खुली हवा नहीं मिल सकती? उसके सीने में कुछ अटक गया। उसका अपना बचपन उसके सामने घूमने लगा। किस तरह वह घर से घंटों ऊब कर दूर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा करती थी। सबसे कहती, मैं अगले जन्म में चिड़िया बनूंगी। पापा को पसंद नहीं था कि वे लोग पार्क में खेलने जाएं। आसपास के किसी घर में तो जाने का सवाल ही नहीं था। सहेलियों के घर जाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बड़े होने के बाद जब सहेलियां कभी एक दूसरे के घर जाने का या पिक्चर या पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाती, तो वे दोनों बहनें जैसे सबसे अलग हो जाती थी। सारी लड़कियां
जानती थी कि वे लोग नहीं जा सकती हैं, इसलिए न कोई उन लोगों की तरफ देखता और न ही उनसे कोई पूछता। ऐसे मौकों पर उसकी हमेशा यही इच्छा होती कि वह मर जाए। बाद में बरामदे में खड़े होकर सड़क और आकाश देखना भी बंद हो गया था, क्योंकि पापा ने देख लिया था कि कुछ लड़के उन लोगों को देखने के लिए सामने की सड़क पर खड़े हो जाते हैं। स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप में जाने के लिए उसने टीचर से घर में फोन करवाया था। दादी ने बीच में पढ़कर हामी भरवा दी थी, क्योंकि उसने दादी को न भेजने पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी। हालांकि सबने उसके कैंप जाने पर इतना भयंकर आश्चर्य प्रकट किया था कि उसकी सारी खुशी काफूर हो गई थी। अच्छा, तुम्हारे पापा ने तुमको कैसे भेजने के लिए हामी भर दी? यह प्रश्न शब्द बदल बदल कर लगभग पूरी कक्षा ने उससे पूछ लिया था। उसे याद आया कि शादी के पहले वह हर समय कैसे उफनती रहती थी। काश मैं लड़का होती, काश पापा औरों के पापा जैसे होते, काश मैं इस दुनिया को बदल सकती। उसके मन में किस तरह एक उम्मीद बनी रही थी कि एक दिन तो ऐसा होगा जब वह जो इच्छा में आए वह कर सकेगी। तो क्या पापा ही सही थे? क्या उनका मुझे इस तरह पालना ठीक था? क्या मुझे भी गुल्लू को इसी तरह पालना होगा कि सारी दुनिया तुम पर घात लगाए बैठी है और हर तरफ खतरा है? नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर क्या फायदा हुआ मेरी पढ़ाई लिखाई का? क्या फायदा हुआ सबकी इच्छा के विरुद्ध मेरा अपना कैरियर बनाने की जिद का, जब मेरी बेटी को ही मुझे ऐसे पालना होगा? निखिल की माँ ने ही उसे बताया था कि किस तरह उनकी माँ के मरने के बाद उनकी दादी उन्हें और उनकी छोटी बहन को आधा पेट खाना देती थी, ताकि उनका शरीर धीरे बढ़े, जिससे उनकी शादी की जल्दी न हो। अब इस तरह से नहीं तो दूसरी तरह से हम बढ़त रोकते हैं लड़कियों की। उसके मन में टीस उठी और गुल्लू की दीवार पर दौड़ने की तस्वीर उसके सामने कौंध गई। उसने आंखें खोली तो निखिल उसी मुद्रा में वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी करुणा का भाव था। उससे आंखें मिली तो वह धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। तुम अब यही सोच रही हो न कि कितनी मनहूस जिंदगी है औरतों की, कि तुम्हारे बचपन जैसा गुल्लू का बचपन बीते, यह तुम नहीं होने दोगी। यही सब सोच रही हो न? वह चुप रही और उसने अपनी आंखें फेर ली। तुम क्या समझती हो? क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी गुल्लू दौड़े भागे नहीं या घर में कैद रहे? पर मैं क्या करूं? तुम्हारी तरह मैं औरतों के अधिकारों के लिए, बराबरी के लिए गर्म होकर नारे तो नहीं लगाता, पर तुम खुद से पूछकर देखो कि क्या मैंने कभी औरों की तरह सिर्फ पति होने के कारण तुम्हारी बात काटी है? क्या मैंने माँ की इच्छा न होते हुए भी तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने में बाधा दी है? क्या मैंने तुम्हारी हर जिद को इसलिए नहीं मान लिया है कि तुम यह सोचकर दुखी न रहो कि तुम गुलामी का जीवन बिता रही हो, भले ही तुम्हें खुद बाद में अपनी जिद पर पछतावा हुआ है? निखिल ने उसका मुंह अपनी ओर घुमाते हुए कहा। बहुत देर से रुके आंसू उसकी आंखों में छल छला आए। और तुम जो मेरा मजाक बनाते रहते हो, क्या पढ़ाती होगी कॉलेज में इस तरह के लॉजिक वाले दिमाग के साथ? किससे झगड़ा नहीं होता तुम्हारा? यह नहीं कहा तुमने, अभी तुमने यह नहीं कहा कि मुझे पता ही नहीं रहता है कि गुल्लू कहाँ है। अब तो ऐसे बन रहे हो जैसे स्त्रियों से सहानुभूति रखने वाला तुमसे बढ़कर कोई दुनिया में है ही नहीं। निखिल हंस पड़ा। लॉजिक की तो मैं नहीं कहता, पर तुम्हारी याददाश्त तो वाकई तेज है। अरे पगली, यह सब तो मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम अपने को दलित बताते बताते झंडा ऊंचा रहे हमारा गाने लगती हो। मैं तो कहता हूँ कि हम पतियों से दलित और कोई जाति है ही नहीं दुनिया में। अच्छा बाबा, अब उठकर बैठो और बिना गर्म हुए और बिना रोए मुझसे बात करो कि हमें क्या करना चाहिए। नो हीटिंग एंड नो मेल्टिंग। क्यों, ठीक है न? वह उठकर बैठ गई
तो आ गए ना अपनी असलियत पर। वाह, क्या छवि है तुम्हारे दिमाग में औरतों की। मूर्ख औरतें, क्या तो गुस्सा, क्या आंसू। वाह वाह, इस पर तो एक लेख लिखा जा सकता है। खैर छोड़ो, बताओ अब क्या करें इस समस्या का। किसी ने कुछ लिख दिया दीवार पर, तो क्या हम गुल्लू को बाहर भेजना बंद कर देंगे? हर आदमी को शक की निगाह से देखते रहेंगे? अब देखो, तुम बुरा न मानो तो मुझे तो उस नए पंडित पर भी संदेह होता है, जो हमारे यहाँ इन दिनों पूजा करने आता है। वह गुल्लू को प्रसाद खिलाने के बहाने बहुत देर अपने पास बैठाए रखता है। उसने डरते डरते कहा। उसने सोचा था कि निखिल गुस्सा हो जाएगा कि वह माँ से मनमुटाव करने का एक नया तरीका ढूंढ लाई है, पर निखिल चुप ही रहा। उसने फिर कहा, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। इस तरह तो हम हर आदमी पर शक करते रहेंगे। अब क्या करें, तुम ही कुछ सुझाओ। निखिल ने एक लंबी सांस लेकर कहा, देखो हमें थोड़ा व्यवहारिक होकर तो सोचना ही पड़ेगा। तुम कितनी भी बात करो बराबरी की, पर आखिर बलात्कार तो औरतों के साथ ही होता है न। औरत को सुरक्षा तो अधिक चाहिए ही। मैं भी नहीं चाहता कि ऐसी दुनिया हो, पर यही हकीकत है उस दुनिया की जिसमें हम और तुम रहते हैं। मैंने तुमसे एक बार कहा कि ऊपर 9वीं मंजिल पर काम करने वाले लड़के को गुल्लू के साथ मत खेलने दो। वह गुल्लू को गंदी बातें सिखाता है। तो तुमने मुझे बुर्जुआ, क्लास कॉन्शियस, न जाने क्या क्या बता दिया। क्या पता यह दीवार पर लिखा भी उसी ने हो। अब मुंह तो ऐसे बना रही हो जैसे कि तुम्हारा। बोलते जाओ, आज मैं गर्म होने वाली नहीं हूं। तुम्हें आज पूरी छूट है। लो, शुरू हो गए ना हम फिर। हम लोग कोई डिबेट में अलग अलग पक्ष के लोग थोड़े ही हैं कि तुमको हराकर मुझे जीतना है। तुम्हारी तरह ही मुझे भी हर आदमी पर शक हो रहा है। हम यही चाहते हैं न, गुल्लू आजाद पक्षी की तरह उड़े। पर यह भी तो चाहते हैं न कि उसके साथ कोई दुर्घटना न हो। हमें सावधान तो रहना ही होगा। इसके सिवाय और हम क्या कर सकते हैं? आकाश में लालाई छाने लगी थी और चिड़ियों की चहचहाहट बढ़ती जा रही थी। गुल्लू कोई सपना देखकर नींद में ही मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि पिछले 7 दिनों में वह काफी गुमसुम हो गई है। वे लोग कुछ बताकर डराना भी नहीं चाहते थे, पर उसे पहले की तरह इधर उधर अकेले जाने भी नहीं दे सकते थे। वह न जाने क्या समझ पा रही थी कि आजकल नीचे खेलने की जिद भी नहीं कर रही थी, पर ऐसा लगता था जैसे वह मूर्छा गई हो। वह और निखिल इस विषय पर आपस में कोई बात करने से कतरा रहे थे। कल उसने बात शुरू की तो निखिल ने यह कहकर बेकार चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे रोक दिया था। निखिल अचानक नींद में कुछ बुदबुदाया। पता नहीं उसे भ्रम हुआ या वह सचमुच ही कह रहा था। और हम कर ही क्या सकते हैं। अभी आप सब सुन रहे थे हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका अलका सरावगी द्वारा लिखी कहानी बहुत दूर है आसमान। आशा करती हूँ कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।